नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप मेरे साथ में साइंस की क्लासेस ले रहे हैं। और ये साइंस की क्लासेस आपके ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आपको भी पता है कि ग्रुप डी के जो एग्जाम चल रहे हैं, इन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे रोजाना बताता हूँ। तो एक प्रकार से ये एनालाइजेशन होता है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ये लेवल रह रहा है। मैं यहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में दिखते हैं तो उनको यहाँ पर किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैं इस क्लास में रखता हूँ। यहाँ पर आपको ये पता ही होगा, बाकी का आपको पता है कि बेटा ये चीज मैं बता दूं कि ये क्लास आपकी रोजाना 12 बजे होती है, और ये 12 बजे की क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी के एग्जाम में मेरे साइंस के क्वेश्चन सही हो जाएं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद रहने वाली है। बाकी आपको मैं यहाँ पे अपना खुद का प्रमोशन भी करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास में एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है बाईएससी ऐप। अगर आप चाहते हैं कि बाईएससी ऐप पर अगर आपको मेरी ये क्लास पसंद आती है तो आप यहाँ पर बाईएससी ऐप पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बाईएससी ऐप पर आपको यहाँ पर मेरी क्लासेस मिल जाएंगी जो आपकी थ्योरी और कंसेप्ट को पूरा करती हैं। चाहते हैं कि अगर थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ा जाए, आप चाहते हैं कि आगे आने वाले एग्जाम्स में भी तैयारी अच्छी रखी जाए, तो आप इस बाईएससी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद में आपको यहाँ पे हमारा जो पेज दिखाई देगा वो इस प्रकार से देखेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालकर यहां पर आपको हमारे एप्लीकेशन पर जाकर इन कोर्सेज को देख सकते हैं। यहाँ पर डेमो क्लासेस भी हैं, तो आप चाहते हैं डेमो क्लासेस लेना तो डेमो क्लासेस बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, आप कोई भी कोर्स ले सकते हैं। मैं कोर्स के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेटा अभी जो टाइम है वो 99 का चल रहा है। 99 रुपए में आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। तो 99 रुपए में आपको बहुत सारे कोर्सेज जो मिल जाएंगे, चाहे आपका दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे आपका यूपी पुलिस से रिलेटेड हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, होमगार्ड हो, या फिर आपका एसएससी का कोई एग्जाम हो, या फिर आप ग्रुप डी की तैयारी करना चाहते हैं आगे आने वाले एग्जाम के लिए, या एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, आप साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सारे कोर्सेज जो हैं वो मात्र 99 में मिलने वाले हैं। तो 99 रुपए में आपको अगर एक अच्छा कोर्स मिल जाए, एक अच्छे कंटेंट के साथ में मिल जाए, एक अच्छे टीचर के साथ में मिल जाए, एक अच्छी स्किल से चीज़ों को समझाने वाला मिल जाए, और उसके अलावा आपको यहाँ पर कॉल पर सारी चीज़ों को इन्फॉर्म भी किया जाए और आप से कनेक्ट भी रहा जाए, तो एक मात्र कोर्स, एक मात्र एप्लीकेशन वो है बाईएससी ऐप। तो डाउनलोड करिएगा, जरूर डाउनलोड करिएगा। ये मैं आपसे कहता हूं, ये आपको कहीं ना कहीं परेशान तो नहीं करने वाली, इतना मैं कहना चाहता हूं। बाकी का आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, एएसपी हैं, यूपी पुलिस हैं, मानवेंद्र सिंह हैं, सभी आवाज नहीं आ रही है भाई, एक बार चेक कर लेना, आवाज नहीं आ रही है तो एक बार बता दीजिएगा। भैया आ तो रही है, मेरे यहाँ पे तो आवाज आ रही है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए अपना, क्योंकि मेरे पास में तो आवाज आ रही है। अगर आप लोगों के पास में आवाज नहीं आ रही है तो आप एक बार बता सकते हैं, अगर आ रही है तो भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर हम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अब क्वेश्चंस कराऊंगा उस टाइम पे मेरी आवाज ना निकले, आपको सुनाई ना दे, तो उससे तो अच्छा है कि पहले ही बता दिया जाए, जिससे कि आप लोगों के पास में मैसेज पहुंच सके। बताइए जल्दी से। आ गई, बिल्कुल वही आ चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास का नंबर 1 क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कहता है बेटा, इस प्रकार के आपके ग्रुप डी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस कुछ नहीं है, ये क्वेश्चंस वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता चल रहा है? बेटा जो एग्जाम देकर आ रहे हैं ना बच्चे, वो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस भेजते हैं। अब वो कहीं पर क्वेश्चंस किस प्रकार से भेजा गया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे उस क्वेश्चन का निर्माण कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि बेटा ये लेवल रहने वाला है। तो उनका थैंक यू बनता है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस भेजते हैं। बाकी आपको ये भी बता दूं कि क्वेश्चंस का लेवल यही है, सेम क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। इसी वजह से क्लास जो है वो यहाँ पर कभी लोग आते हैं कि एग्जाम के तुरंत बाद क्वेश्चन निकाल के दे देते हैं। हमारा ये काम नहीं है, हमारा एनालाइजेशन खुद का भी रहता है, उसके बाद ये क्लास आपकी निकल के आती है 12 बजे, ठीक है। तो अब चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आता है, कहता क्या है? पहला कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, और हमारे सामने ऑप्शंस दे रखे हैं। भाई कथन क्या है समझना पड़ेगा। क्या ये कथन इस कारण से बिल्कुल फुलफिल होता है या इसको फॉलो करता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आंसर देने होते हैं। कथन क्या कहता है? कथन कहता है ना कि जिंक जो है ना वो विस्थापन अभिक्रिया में ना कॉपर को हटा देता है। सर ये चीज समझ में नहीं आई, आप इसको समझा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल समझा सकते हैं। ये कहना चाहता है कि जो जिंक है, हाँ जी जो जिंक है, ये किसको हटा देता है? कॉपर को हटा देता है। किससे हटाता है? अभिक्रिया में। लेकिन अगर अभिक्रिया में मैंने कहा CuSO4 की अभिक्रिया में करा दूं, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करा दूं, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा? क्योंकि Zn ज्यादा रिएक्टिव होता है
कॉपर से। अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो इस सल्फर को यहां पे अपनी ओर खींच लेगा, यानी सल्फर ऑक्साइड को अपनी ओर खींच लेगा, और ये क्या बना लेगा, ये ZnSO4 बना लेगा और कॉपर को कर देगा बाहर, और यहां पर इस प्रकार से ये विस्थापन अभिक्रिया का पार्ट बन जाएगा। सर कथन तो मुझे लगता है सही है, हाँ जी बिल्कुल सही है। इसने Zn को विस्थापित, यानी Zn यहां पे क्या हुआ, Zn विस्थापित कर देता है Cu को, क्योंकि Zn जो है वो Cu से अधिक क्रियाशील होता है। कारण क्या कह रहा है, जो क्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है ना, उसमें जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। भैया कॉपर से अधिक क्रियाशील होगा तभी तो वो इसको यहां पे हटा देगा, तभी तो इसको विस्थापित कर पाएगा। इसलिए सेकंड जो है वो कथन हमारा कारण भी सही है। अब आप बताएंगे कौन सा सही होगा। ऑप्शन कहता है बेटा असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, यानी असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और जो रीजन है ना वो असर्शन की यानी कथन की सही व्याख्या करता है। तो आप एक बार खुद देखिए कि इसने विस्थापन क्यों किया, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो भाई मुझे लगता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहां पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं आप लोगों के क्या आंसर आए हैं। एएसपी ने जो बताया है वो ऑप्शन नंबर ए बताया है। बेटा आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है तो आप यहां पे जो आंसर देंगे और वो सही जाता है तो कॉन्फिडेंस आपका एक अलग लेवल पे होगा, ओवर नहीं होगा, लेकिन हाँ एक अलग लेवल पर जरूर होगा। लेकिन अगर आप आंसर नहीं देते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप यहां पे पीछे हो जाएंगे। वहां पर समझना कि जब हम इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी बढ़ती है कि मेरा सही जाएगा कि नहीं जाएगा, और अगर ये सही हुआ है तो हाँ ये क्वेश्चन मेरा अब बिल्कुल सही है, अब आगे आने वाले एग्जाम में मैं ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर पाऊंगा। तो वो वहां पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हम इन्वॉल्वमेंट बढ़ाते हैं हमारा फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। तो फोकस बढ़ाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। कल किस किस का एग्जाम है भाई ये बता दो। संदीप कुमार जुड़ चुके हैं भाई, कल किसका एग्जाम है ये भी बता देना, और कल के एग्जाम में आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखते हैं ये भी बता देना। तो जो एग्जाम देकर आता है तो वो आपके यहाँ मेरे यहाँ पर हमारे टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर वो क्वेश्चन भेज भी सकता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कहता है, एटीपी का जो निर्माण है वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। अब भाई एटीपी का निर्माण मतलब आपको पता है हमारे पास में सेल पाई जाती है, और अगर सेल पाई जाएगी तो सेल के पास में ऑर्गन भी होंगे। अगर सेल के पास ऑर्गन होंगे उनका काम क्या है, तो उनका काम है यहां पे सेल को डैमेज होने से बचाना, सेल के पास से प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, इसके अलावा यहां पे पावर बनाना, एनर्जी बनाना। तो बताओ ऐसा कोई ऑर्गन है जो हमें एनर्जी दे सकता है। तो बेटा एटीपी का मतलब क्या है, एनर्जी देना। अब मैं कहूं कि हमारे पास में जो हम खाना खाते हैं ना वो ग्लूकोज के रूप में हमारा जो है वो सेल के पास पहुंच जाता है। जैसे ही इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये क्या है, ये टूट जाता है। सर टूट क्यों जाता है बेटा, एनर्जी के लिए टूटेगा। वो एनर्जी के लिए टूटेगा तो ये वेस्टेज के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ये पानी का भी निर्माण करता है और एनर्जी भी बनाता है। सर ये बनाता कौन है, ये कोई ना कोई तो बनाता होगा ना। ये बनाने वाला कौन है बेटा, ये बनाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम इस वजह से क्या कहते हैं, पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या निर्माण कर रहा है, एनर्जी का निर्माण कर रहा है। मैं यहां पे बोल पा रहा हूं, मैं अपने हाथों को हिला पा रहा हूं, मैं आप जो है यहां पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से आप यहां पे क्या बता पाएंगे कि सर इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। इसी प्रकार से लाइसोसोम क्या कर रहा है बेटा, ये सुसाइडल वेग होता है, जो कि आप में आने वाले सेल के अंदर आने वाले हानिकारक जो एंजाइम होते हैं या फिर हानिकारक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको खत्म करने का प्रयास करता है। वैक्यूल क्या करता है, वैक्यूल ये पादप कोशिकाओं में होता है, स्टोरेज के लिए यूज होता है, और गोल्जी बॉडी जो होता है ये प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में काम आता है। ठीक है, अब जो जुड़ चुके हैं यहाँ पे, संदीप भाई कल किसका एग्जाम है, भाई बता दो कल किसका एग्जाम है। मुकेश कुमार का आंसर आ चुका है, एएसपी का आंसर आ चुका है, संदीप का आंसर, मानविंद का, रूबी गौतम माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत ही बढ़िया आंसर आ चुके हैं आप लोगों के कि कोशिका का एक ऐसा ऑर्गन जो यहाँ पे हमारे लिए एनर्जी बनाता है, पावर हाउस कहलाता है, और बाकी के मैंने बता दिए। ये सुसाइडल बैग है, ये स्टोरेज में यूज होता है, और ये आपका ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भाई, यहां पे कह रहा है HCl की अवक्रिया करा दो NaSCO3 थे, ये कॉमन नहीं है, ये 3 है। ठीक है,
HCl की अभिक्रिया करा दो NaSCO3 से, तो कौन सी गैस निकलेगी ये आप बता दो। सर कौन सी गैस निकलेगी, जल्दी से आप कमेंट करिएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा कि ऐसी कौन सी गैस निकलने वाली है अगर मैं HCl की अभिक्रिया करा दूं NaSCO3 से। सर एक चीज बता दो, क्या बता दो कि जो HCl है ये क्या है। सर ये तो अम्ल होता है ना, हाँ जी अम्ल होता है। सर यहाँ पे जो NaSCO3 है ये क्या है भैया, इसे सोडियम कार्बोनेट नहीं कह सकते क्या, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं कह सकते, हाँ जी कह सकते हैं। तो यहां पर किसकी अभिक्रिया हो रही है, अम्ल की अभिक्रिया होती है बाइकार्बोनेट से, यानी अम्ल कौन HCl और बाइकार्बोनेट कौन सोडियम बाइकार्बोनेट। अब अभिक्रिया जब मैं कराऊंगा इसकी तो मैं क्या बना दूं सर, एक चीज बताओ, सोडियम सर सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, अगर ये ज्यादा रिएक्टिव होगा तो सर ये Cl को ना अपनी ओर खींच लेगा, हाँ जी बिल्कुल खींच लेगा। तो ये क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, और सोडियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है, हाँ जी ये भी बात सही है। इसके बाद सर क्या बनाएगा, जब ये NaCl को अपनी ओर खींच लेगा तो हमारे पास में क्या है, यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेंगे, यहां पे पानी का निर्माण कर लेंगे। सर अब क्या बचा बेटा, एक H ये, एक H ये, H2, और इसमें से एक हमारे O निकल चुका है, बचा कितना हमारे पास में O2 बचा, और क्या बच रहा है हमारे पास में एक कार्बन भी बच रहा है। तो इससे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाएगा। अब आप बताओ क्या बना, यहां पर लवण बना, पानी बना, और जो गैस बनी वो कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कितनों ने आंसर दिया है, मानवेंद्र ने, ASP ने, संदीप ने बताया है डी आंसर, मुकेश बता रहे हैं बी आंसर। तो आंसर है बेटा ए। क्यों आंसर मैंने बताया, जब अम्ल की बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो जहां पर HCl की NaCO3 से अभिक्रिया कराई तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इसने क्या किया, Cl को अपनी ओर खींच लिया, और इनके पास जो भी हमारे पास तत्व बचे थे उससे इसने पानी बना दिया। अब आप खुद सोचो कि 2H यहां से निकल चुके हैं, एक ऑक्सीजन निकल चुका है, अब इसके पास में क्या बचा, आप क्या कहोगे, इसके पास में सर मुझे लगता है एक तो कार्बन बचा, हाँ जी यहां लिख दिया। सर इसके पास एक ऑक्सीजन यहां निकल चुका है तो 2 ऑक्सीजन बचे होंगे, हाँ जी हाँ। तो इस प्रकार से इसने कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया। अब आया समझ। मुकेश बेटा फिर से डी बता रहे हो, डी नहीं होगा, मैं बता रहा हूं ए होगा। मोनोक्साइड कहां से आ गया यहाँ पे, इसके पास जब 2 ऑक्सीजन बच रहे हैं तो एक ऑक्सीजन होता तब ये कार्बन मोनोक्साइड का निर्माण करता, लेकिन 2 ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 क्या कहता है, आप अगर यहां पे देखें कि पशुओं में अवायवीय श्वसन के दौरान क्या उत्पन्न या उत्सर्जित होता है। बेटा आप लोगों ने जिम करने की कोशिश की होगी, कभी तो की होगी, कभी आपके मन में आया होगा सर हम ना 6 पैक बनाना चाहते हैं, हम ना सुबह दौड़ना चाहते हैं। आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप दौड़ भी लगाते होगे, आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप वजन उठाकर भागोगे भी। तो ऐसी चीजें अगर आ रही हैं, ग्रुप डी की तैयारी में हमें भागना है, तो आप जब भागना स्टार्ट किया होगा आपने पहली बार में, तो क्या हुआ होगा, आप जब भागोगे आपने तेजी से सांस लेना स्टार्ट किया होगा। जब हम भागते हैं तो क्या होता है, सांसें तेजी से आती हैं, सांसें बहुत तेजी से चल रही होती हैं, हम थक रहे होते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम रुकते हैं तो आप देखते हैं ना हमारे हाथ पैरों में ना अकड़न होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे हाथ पैर की मांसपेशियों में ना यहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। सर अगर ऑक्सीजन हमें पूरी तरीके से मिल रहा है तो फिर दर्द क्यों हो रहा है, हमें तो एनर्जी मिलनी चाहिए थी। तो बेटा यहां से यही चीज निकल के आती है कि जब आप यहां पे वायवीय श्वसन करते हैं, कौन सा श्वसन करते हैं बेटा, वायवीय श्वसन करते हैं, तो यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, हमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिल रहा होता है, ऑक्सीजन मिल रहा होता है। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी तो यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज जो हमने खाना पीना खाया था वो ग्लूकोज टूटकर क्या करेगा, वो टूटकर यहां पर क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, यहां पे पानी बनेगा, और इसके अलावा यहां पर एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और ये एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन वहीं पर अब हम जिम करने की स्टार्ट करते हैं, तो जिम वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं या फिर कोई व्यायाम करते हैं, तो वहां पर क्या है, हमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा हमारे बॉडी में ज्यादा नहीं जा पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो कि आपको यहां पे क्या दे रहा था, यहां पर एनर्जी दे रहा था, ये एनर्जी कब दे पा रहा था, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जहां पर वेस्टेज के रूप में भी निकाल रहा होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ग्लूकोज जो है ना ये टूट कर
क्या बना देता है, ये लैक्टिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, ये लैक्टिक एसिड बना देता है। और जब ये लैक्टिक एसिड बनाएगा तो इसमें एनर्जी जो मिलती है, यानी एनर्जी हमें मिलेगी वो कम मिलती है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो है ये हमारी बॉडी की मांसपेशियां जो होती हैं इन पे जमा हो जाता है। और जैसे ही जमा हो जाता है तो हमारे पास में अकड़न होना स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, हमें थकान होने लग जाती है। तो मांसपेशियों की सेल में ऑक्सीजन की कमी के कारण अधिक व्यायाम से यहां पर लैक्टिक एसिड का निर्माण जो होता है वो हमारी बॉडी को दर्द थकान दे देता है, जिस कारण वो होता है किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और इसमें जो एनर्जी मिलती है बेटा वो कम मिलती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उत्सर्जित हुआ, यहां पर लैक्टिक एसिड उत्सर्जित होता है। तो कितनों ने ए आंसर दिया था, मुकेश ने आंसर दिया बी, मानवेंद्र ने ए, इसके अलावा काजल चौहान, राम राम काजल चौहान। हम तो अब रजाई के अंदर घुस गए। हाँ बहुत बढ़िया भाई, रजाई के अंदर घुस गए हो तो, लेकिन हाँ क्लास तो देखोगे कि रजाई के अंदर कोई आपका, रजाई के अंदर अवायवी श्वसन तो होना नहीं है, वायवी श्वसन ही होगा। ठीक है, बस अपना मुंह जो है ना थोड़ा सा बाहर निकाल के रखना, अंदर मत चले जाना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 5। आपको पता है कि अगर मैं आपसे कहूं कि जो मगरमच्छ के जो अंडे होते हैं ना, या कछुए के जो अंडे होते हैं ना, ये डिपेंड होते हैं कि ये मादा बनेंगे या नर बनेंगे, इनमें से किसी पर डिपेंड होते हैं। यानी कछुए के जो बच्चे हैं या कछुए के जो अंडे हैं, इन पर पर्यावरण के कारक का इतना प्रभाव पड़ जाता है कि जो लिंग बनेगा, इसका लिंग निर्धारित होगा, वो इनमें से किसी एक कारण पर निर्धारित होगा कि वो चीज मिल जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो लड़का हो जाएगा, और जो चीज नहीं मिलेगी तो लड़की हो जाएगी। इस प्रकार की चीजें इसमें पर्यावरण के आधार पे होती हैं। तो ऐसा कौन सा है जो लिंग निर्धारित करने पर काम आता है, जल्दी से बताइएगा। आंसर क्या होगा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, मानवेंद्र का तापमान, और यहाँ पे काजल चौहान का भी आंसर आ चुका है टेम्परेचर। तो जितने लोगों ने यहाँ पे टेम्परेचर बताया है वो सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर बताया, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। सर ये कैसे बताया सर, बेटा एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जैसे मैं अगर कहूँ मगरमच्छ की बात करूँ, मैं अगर यहाँ पे कछुए की बात करूँ, मैं यहाँ पे कुछ ऐसे छिपकलियों की बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कुछ छिपकली भी होती हैं, तो इनकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पर कछुए की अगर बात कर लेते हैं तो टेम्परेचर जो है अगर ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा किसको, अंडे को, तो अंडा यहाँ पे क्या बनेगा, मादा बनेगा। ठीक है, अगर कछुए के अंडे को तापमान ज्यादा मिल जाए तो वो क्या होगा, उसका जो बच्चा होगा वो मादा हो। इसी प्रकार से अगर टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो बच्चा जो निकलेगा वो कैसा होगा, वो नर होगा। तो इसे हम कहते हैं TSD। इसे क्या कहा जाता है बेटा, ये जो निर्धारित किया जा रहा है इसे कहा जाता है TSD। सर ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, T से मतलब होता है टेम्परेचर, ठीक है, टी से मतलब क्या है, ये टेम्परेचर, और टेम्परेचर पर क्या है, हम लोग डिपेंड हैं, यानी ये जो बच्चे जो हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड हैं। किस चीज के लिए डिपेंड हैं, तो सर ये सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए डिपेंड हैं। किसके लिए डिपेंड है, सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए डिपेंड है, इसलिए इसे कहा जाता है TSD। अगर टेम्परेचर से जो बच्चे हैं वो मादा या नर हो जाते हैं तो, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इतनी बात समझ में आ गई है कि नहीं आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मुझे लगता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, चाहे वो मगरमच्छ के बच्चे हों, चाहे वो कछुए के हों, चाहे वो छिपकली के हों, ये डिपेंड होते हैं टेम्परेचर पर, और ये अगर टेम्परेचर पर डिपेंड होंगे तो इन्हें TSD के नाम से जाना जाता है। तो ये बच्चे कैसे हैं, ये TSD हैं, कैसे, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटरमिनेशन बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। क्वेश्चन नंबर आप पे कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, कार्बन 13 का समस्थानिक का भार कितना होता है। सर पहले तो मुझे ये बता दो, ये समस्थानिक क्या होता है। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूं समस्थानिक का मतलब क्या है, तो आप क्या बताओगे कि सर हमारे पास में दो चीजें होती हैं। मतलब दो चीजें क्या होती हैं, एक होती है परमाणु संख्या, हाँ जी एक तो हमने सुना है परमाणु संख्या होती है, एक होती है सर द्रव्यमान संख्या, हाँ जी ये होती है।
इन दोनों में मतलब क्या है, इसके पास में दोनों क्या होनी चाहिए भाई, दोनों में फर्क ये है कि परमाणु संख्या तो समान होगी लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होगी वो अलग अलग होगी, वो भिन्न भिन्न होगी। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कार्बन 12, अगर मैं कहूं कार्बन 13, बेटा कार्बन की परमाणु संख्या तो वही है 6, तो 6 12 के लिए भी बोल दो, चाहे 13 के लिए बोलो, चाहे कार्बन 14 के लिए बोलो, आपको यहां पे परमाणु संख्या तो 6 ही रहने वाली है। अब ये 13 का मतलब क्या है, इस 13 का मतलब है कि इसकी जो द्रव्यमान संख्या है वो यहां पे कितनी है, वो इसकी 13 है। तो हमसे कार्बन 13 की बात की जा रही है, तो द्रव्यमान संख्या इसकी 13 होगी, तो कार्बन 13 बन गया। और कार्बन की परमाणु संख्या क्या है, तो आप क्या कहोगे सर, इसकी परमाणु संख्या होती है 6। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है सर, द्रव्यमान संख्या बताओगे सर 13। जितनी द्रव्यमान संख्या होगी, जितनी भी द्रव्यमान संख्या होगी उतने के बराबर इसका भार भी होगा। तो हमसे पूछा गया है ना भार कितना होगा, तो 13 अगर द्रव्यमान संख्या है तो भार भी कितना होगा, 13 AMU होगा। और ये AMU क्या होती है, ये यूनिट होती है, ये एटॉमिकल मास इंडेक्स की बात करता है, या फिर कहेंगे परमाणु द्रव्यमान यूनिट की बात करता है। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर ये समझ में आ गई है तो कार्बन 13 में 6 तो प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है, और दोनों को मिलाकर हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसलिए हमारे पास जो है इसका भार वो 13 के बराबर ही होगा। और ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काजल चौहान आ गई, हाँ जी बहुत बढ़िया काजल चौहान। गलत हो गया है, मानविंद का ए आंसर आ चुका है, एएसपी का सी है, ए और मुकेश का बी आंसर है। कोई बात नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। समझ में आ गया बेटा, समस्थानिक क्या होते हैं, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13 ऐसे बोला जाएगा, इन्हें समस्थानिक कहेंगे, क्योंकि द्रव्यमान संख्या वो है वो 12, 13, 11 के नाम से जानी जा रही है, और सबकी परमाणु संख्या कार्बन की 6 ही होनी चाहिए। यानी 13 है तब भी 6 है, कार्बन 12 बोला जाएगा तब भी 6 ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, बताओ ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधे लैंगिक प्रजनन क्यों करते हैं। भैया लैंगिक प्रजनन क्यों किया जा रहा है, आप खुद बताओ। हम यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर क्यों रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, कि एक तो होगा नर भाग, एक होगा यहां पे मादा भाग। भाई अगर यहाँ पे ये दोनों मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, तभी तो यहाँ पे एक युग्मक बनेगा यानी जायगोट बनेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वह धीरे धीरे करके वहीं पर पौधे जो है वो अपना यहाँ पे फल बनाने का निर्माण कर देंगे। तो आनुवांशिक मिश्रण हो रहा है, यहाँ हो क्या रहा है, यानी आनुवांशिक मिश्रण हो रहा है। मतलब सर, मतलब बेटा जो आनुवांशिक चीजें होती हैं जैसे लड़का और लड़की, तो यहाँ पे इनके जो जीन हैं वही तो ट्रांसफर होते हैं, वही तो मिक्स होते हैं, तो यहाँ पर भी आनुवांशिक मिश्रण हो रहा है। अब बता दो, विविधता उत्पन्न करने और अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए, अब बी कहता है एक ही प्रकार के क्लोन बनाने के लिए, सी कहता है जीवित रहने के लिए, और डी कहता है जनसंख्या बढ़ाने के लिए। बेटा ये तो बात सही है कि प्रजनन का मतलब है जनसंख्या बढ़ाना, लेकिन यहां पे पौधे के लिए क्या मतलब है, पौधे की जनसंख्या से हमें क्या मतलब है, हम यहां पे वैसे तो पौधे लगाते ही हैं, तो यहां पर पौधे की जनसंख्या बढ़ाने से यहां पर ये आंसर तो नहीं होना। ठीक है, केवल जीवित रहने के लिए, बेटा पौधा सरवाइव कर जाता है, बेटा हम ही सरवाइव नहीं कर पाते कहीं पे, तो जीवित रहने के लिए भी यहां पर आंसर नहीं होगा। फिर कहता है एक ही प्रकार के क्लोन के लिए। अब बताओ एक ही प्रकार का क्लोन कब बनेगा, जब हम सेम को, यानी जिसके पास में एक ही जनन करने की क्षमता हो, जैसे कि अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन कॉपी फोटोस्टेट करता है एक तरीके से, जैसा खुद है वैसे ही आगे बाहर करता जाएगा, लेकिन लैंगिक प्रजनन में कभी भी फोटोस्टेट नहीं होती है। यानी आप अपने माँ बाप जैसे हो सकते हैं, लेकिन माँ बाप की तरह किसी एक की तरह आप दिखाई नहीं देने वाले हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, बी आंसर भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, विविधता, क्योंकि हर किसी में विविधता देखने को मिलती है। जब आनुवांशिक चीजें मिलती हैं तो आपको विविधता देखने को मिलेगी, जैसे कुछ पार्ट मेल का होगा, कुछ पार्ट फीमेल का होगा, तो दोनों का जो मिक्स हुआ है वो विविधता के कारण है, डायवर्सिटी यहां पर देखने को मिलेगी। भले ही वो मिश्रण हुआ है लेकिन है क्या, वो डायवर्सिटी के लिए हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर इतनी ठंड है तो जैकेट क्यों पहने हो, सर इतनी ठंड तो नहीं है, जैकेट क्यों पहने हो। बेटा मैं जिस जगह पे हूं ना, उस जगह पर ना यह बिल्कुल बंद रूम होता है,
और ये बंद रूम होता है ना, तो ये जो आपके जो उपकरण दिखाई दे रहे हैं ना, ये उपकरण दिख रहे हैं, जैसे कि आपका बोर्ड हो गया, जैसे कि आपका कैमरा हो गया, जैसे कि आपकी यहाँ पे ये लाइटिंग है, तो इन चीज़ों को, कंप्यूटर हो गया, सीपीयू हो गया, इन चीज़ों को ठंडा रखना पड़ता है। ये गर्म होंगे ना ये खराब हो जाएंगे। और अगर इनको ठंडा रखना पड़ेगा तो इस जगह पर क्या होनी चाहिए, थोड़ी ठंडक रहनी चाहिए। अब ठंडक रहेगी तो मैं ये तो झेल लेंगे, लेकिन मैं नहीं झेल पाऊंगा। ठीक है, अब आया समझ में क्यों पहने हूं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे क्या कहता है कि बने हुए प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से 3 गुना है। सर पहले तो यहां पर ये बताओ कि यहां पर हो क्या रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी ऊंचाई दे रखी है, नहीं दे रखी, लेकिन उसने बताया है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है ना वो वस्तु की ऊंचाई से 3 गुनी बन रही है। हाँ जी ठीक है। और उसकी जो फोकस दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है। बेटा 12 सेंटीमीटर, उसने ये नहीं बताया कौन सा गोली दर्पण है, ना तो उसने अवतल बताया ना उत्तल बताया, फिर क्या करें हम। सर प्लस ही लेके चलें, हाँ जी प्लस ही लेके चलते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगा ये बता दो। अब चलिए इस चीज को चेक करते हैं। हमारा यहाँ पे फोकस दूरी दी है 12, हम इसे प्लस में ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं बताया कौन से दर्पण की बात हो रही है। ठीक है, राधे राधे भाई, निशांत मुकेश का आंसर आ चुका है बी, और काजल ने बताया 36, मानवेंद्र सिंह बता रहे हैं बी, और विनय ने आंसर दे दिया है 2। चलिए चेक करते हैं कि आंसर कैसा रहेगा, मैं चेक करके बताता हूं। उसने कहा है जो प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब, हाँ जी प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है, अगर मैं उसे हाइट ऑफ इमेज कहूं, हाइट ऑफ इमेज कहूं, वो क्या है, वस्तु की ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कह सकते हैं क्या। हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। अगर आपने कहा यहां पे कि हाइट ऑफ इमेज जो है, जो कि प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की 3 गुनी है, यानी वस्तु की 3 गुनी है, फिर क्या करूं सर, फिर यहां पे निकाल दो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई से मतलब है, तो ऊंचाई के लिए तो हमारे पास मैग्निफिकेशन का ही फॉर्मूला बनता है। तो m बराबर होगा यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। मेरे को पता है कि हाइट ऑफ इमेज कितनी दे रखी है, 3 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप इसे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इससे काट दोगे तो m की वैल्यू मुझे यहां पे मिल जाती है 3। ठीक है, लेकिन मुझे तो प्रतिबिंब की दूरी पता करनी है। सब प्रतिबिंब की दूरी निकालने के लिए मुझे b का पता करना है। अब b का पता करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए सर, लेंस का फॉर्मूला होना चाहिए। तो आप अगर यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज कर लोगे तो एक चीज मुझे बता दो, क्या बता दो, कि लेंस फॉर्मूला यूज करोगे तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u 1/b प्लस 1/u। हाँ जी हो जाएगा, इतना तो मुझे पता है। लेकिन आप जैसे ही इसको यूज करोगे तो आप खुद देखोगे कि मेरे पास में ना तो b है ना तो u है, केवल f है। तो फिर क्या किया जाए, तो बेटा यहां पर फिर से यूज किया जाएगा इस मैग्निफिकेशन का। कैसे यूज करोगे सर, हमारे पास मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का b अपॉन यू, ये भी तो होता है। हाँ जी होता है। तो m की वैल्यू हमने निकाल ली तो इसी को रख दो, हाँ जी रख देंगे, माइनस का b अपॉन यू। अब चाहे u को लेके चलो चाहे b को लेके चलो, हम b को लेके चलते हैं क्योंकि हमें b निकालना है, माइनस का 3u हो जाएगा। अब यही चीज इसमें रख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, तो 1/f मैंने रख दिया है 1/12। b की वैल्यू क्या है सर मेरे पास में, सर माइनस का 1/3u हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। प्लस का ये क्या है सर, प्लस का 1/u है। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप क्या देखोगे सर, 3u जो है हमने ले लिया है एलसीएम, हाँ जी ले लिया है, ये माइनस का 1 हो जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, इतना तो पता है। 1/12 हमारे पास पहले से दिया है। इसी को मैं यहाँ पे फिर से सॉल्व करता हूँ, दूसरे पेन से ले लेता हूँ जिससे कि चीजें आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, आप देखेंगे ये कितना रह जाएगा, ये 2 रह जाएगा, हाँ जी रह जाएगा। 1/12 बराबर ये 2 आएगा प्लस का 2/3u हो जाएगा। क्या मैं यहां से u की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ जी निकाल सकता हूं। 3 से कटेगा ये 4 बार और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो u बराबर आएगा 8 सेंटीमीटर।
अगर मैंने u की वैल्यू निकाल ली है तो क्या मैं b की वैल्यू निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं, क्योंकि मेरे पास b की वैल्यू के लिए माइनस का 3u बोला गया है। तो माइनस का 3u क्या हो जाएगा? b बराबर माइनस का 3 मल्टीप्लाई 8 और b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? माइनस का 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस और प्लस से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में माइनस की बात नहीं की गई है, क्योंकि हमने फोकस दूरी जो है वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग ले रखी है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये बात समझ में आई? कैसे करते हैं इसे? ये क्वेश्चन बताओ किसी के समझ में आया है कि नहीं आया है? मुझे लगता है कि अगर आपने चीजों को समझा है तो ये क्वेश्चन जरूर आया होगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे बही है बातें करने में लगे होगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये क्वेश्चन आया होगा। और बेटा ये क्वेश्चन हम छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि भाई हमें आ ही नहीं रहा था। बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। यहाँ पे दिया क्या था वो देख लिया, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? वो आपकी हाइट ऑफ इमेज जो है वो आपके 3 गुना है वस्तु की ऊंचाई के। तो वहीं पर मैग्निफिकेशन का मैंने फॉर्मूला यूज किया है, मैग्निफिकेशन से मैंने मैग्निफिकेशन निकाल लिया, लेकिन मुझे लेंस के फॉर्मूले में पता चला कि मेरे को ना तो बी पता है ना यू पता है, तो इसलिए मैंने दूसरे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले का यूज किया और मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू निकाली थी उस मैग्निफिकेशन की वैल्यू से मैंने यहाँ पे समीकरण बना लिया बी बराबर का माइनस का 3u। यही चीज मैंने b की वैल्यू को रख दिया है, यहां से u की वैल्यू निकाल दी और u की वैल्यू को रखकर मैंने b की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, चलिए चलो आगे बढ़े। सुबह यादव ने बता दिया 24 और यहाँ पे सबका गलत है। बेटा ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से सॉल्व करना है। इस प्रकार से सॉल्व करोगे, चीजों को पता करना है क्या निकालना है। जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा क्या निकालना है, कैसे निकालना है, वो आप खुद ब खुद कर दोगे, क्योंकि अगर आपके पास में ये चीजों की नॉलेज है, अपने पास में फॉर्मूले हैं, आपने फॉर्मूले याद कर लिए, आपके सारी चीजें आंसर निकलते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की याद। मान लीजिए कोई वस्तु है ऊपर से नीचे गिर रही है। लो ये तो गिर ही गया। ये है वस्तु ऊपर से क्या कर रही है? नीचे गिर रही है। तो जब वस्तु नीचे गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? जो स्थितिज ऊर्जा है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किसमें परिवर्तित होगी? जल्दी से बताइएगा। नमस्ते गोमती। गोमती बहुत लेट हो गए, लेकिन ठीक है आगे आगे यही काफी है। यहां पे बात करते हैं वस्तु जो है नीचे गिर रही है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर मैंने यहां पे वस्तु को कहां फेंका है? ऊपर फेंक दिया। मैं यहां पे आपसे ये कहना चाहता हूं, मैंने वस्तु को क्या कहा? ऊपर फेंका। ठीक है, अगर आप वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो खुद बताओ, मैं इसे फेंकूंगा तो मैंने क्या दिया? इसे काइनेटिक एनर्जी दी है। क्या दी है? काइनेटिक एनर्जी दी है। लेकिन ऊपर जाके स्पीड क्या हो जाती है? कम हो जाती है, यानी इसकी गति जो है वो कम हो जाएगी। किसी भी पत्थर को आप ऊपर फेंकोगे तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी जो होगी, गतिज ऊर्जा जो होगी, वो ऊपर जाके कम हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। यानी गतिज ऊर्जा जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और एक स्थिति में यहां पर आके ये वस्तु रुकेगी। रुकने के बाद ये फिर क्या है? नीचे आना स्टार्ट करेगी। इसका मतलब ये है कि जब मैंने यहां से दिया तो काइनेटिक एनर्जी तो कम हो गई थी, और इस जगह पर ये वस्तु क्या है? रुक जाती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी वजह से ये रुक जाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब ये बात जो कह रहा है ना, ये कह रहा है ना वस्तु जो है वो नीचे आ रही है। अब यही वस्तु अब नीचे आएगी। अब खुद सोचो, अगर ये वस्तु नीचे आ रही है तो इसका मतलब क्या है? कि इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। यानी गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। हाँ जी, बढ़ जाएगी। फिर नीचे आ गई तो क्या हो गया भैया? स्थितिज ऊर्जा हाई थी, लेकिन अब क्या है? अगर ये गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो क्या कम हो जाएगा? तो इसके अपोजिट में कम होगा इसकी स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा कि बेटा ये दोनों चीजों पे काम करता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पे। तो स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई है? क्योंकि स्थितिज ऊर्जा ही नीचे आ रही है तो ये गति बढ़ा रही है। तो यहां पर कह देंगे कि इसका जो आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। 20 नंबर आ जाएंगे। हाँ जी आ जाएंगे, अगर आपने पढ़ लिया है तो। ठीक है, मैं एग्जाम देकर आ गई हूँ दीदी। कौन सा एग्जाम है ये तो बता दो, कौन सा एग्जाम देख के आ गए हो? काजल का आंसर आ चुका है ए, गोमती का आंसर नहीं है, सुबी यादव ने ए बता दिया है, और एएसपी ने आंसर बता दिया है, मुकेश ने भी आंसर बता दिया। तो किस प्रकार से आपके आंसर निकालने? वस्तु जब नीचे जा रही है तो गतिज ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट, यानी स्थितिज ऊर्जा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 10। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक बल जो है यहाँ पे लग रहा है वो स्थिर रखा है।
बल को इन्होंने क्या कर दिया, जितना मैं लगा रहा हूं ना, 10 न्यूटन का लगा रहा हूं, 20 न्यूटन का लगा रहा हूं, 30 का लगा रहा हूं, 40 का लगा रहा हूं, ठीक है। तो ये बल जो मैं लगा रहा हूं, अगर मैं इसका क्षेत्रफल घटा दूं तो, सर एरिया घटा दिया जाए तो प्रेशर पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर घटेगा या फिर प्रेशर बढ़ेगा? आप यहां पे क्या कह पाओगे कि मैं अगर इस बोर्ड पर क्या कर दूं, धक्का देना स्टार्ट कर दूं, मैं अपनी हथेली से इस पर एक फोर्स लगाना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और इतना ही फोर्स अगर मैं कील पर या फिर इस पेन की नोक पर लगाना स्टार्ट कर दूं, तो कौन सा फोर्स जो है वो आपको तेज महसूस होगा? तो आप कहेंगे सर ये कील महसूस होगी। क्यों महसूस होगी भैया? सुई चुभोगे वो ज्यादा महसूस होगी। बिल्कुल, चलिए कैसे होती है इसी पर बात करते हैं। हमारे पास में फॉर्मूला होता है P बराबर F अपॉन ए, प्रेशर का फॉर्मूला होता है। हाँ जी होता है। यहां पर इसने क्या बोला है प्रेशर का फॉर्मूले में, कि आप यहां पे क्या कर रहे हो, बल तो स्थिर रख रहे हो, यानी फोर्स जो है उस पर कोई भी काम नहीं करना, फोर्स जो है वो कांस्टेंट रखा है, सेम रखा है, ठीक है। यहां पर एरिया की बात करता है, अगर एरिया क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, और एरिया यहां पे क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि ए का मतलब यहां पे क्या है, क्षेत्रफल है, इसलिए एरिया अगर ज्यादा होगा तो बताओ ये आपका अपॉन में है, एरिया ज्यादा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, और एरिया को कम कर दिया जाए तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि आपके जो लड़कों के जो जूते होते हैं, वो जूते क्या होते हैं, वो पूरी तरीके से इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। आप देखते हैं कि हमारे जो जूते होते हैं वो इस प्रकार से जूते होते हैं। इसके पास में एरिया क्या होता है, यहां से लेके यहां तक क्या होता है, पूरा एरिया होता है। इसी की वजह से हमारे जूतों पर प्रेशर जो होता है वो कम होता है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, ठीक है। अब अगर यहां पे मैं किसी लेडी की हील की बात कर लूं, वो इस प्रकार से आप देखते होंगे कि लेडी की जो हील होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं, यूं करके यूं जाती हुई, ठीक है। मैं अगर लेडी हील बना रहा हूं तो आप देखिएगा कि किस प्रकार से मैंने हील बनाई है, ऐसी कुछ होती है, ऐसे ही होती है ना, ये लेडी की हील है। अब खुद देखो कि इसके पास में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसके पास में क्या है, एरिया कम हो जाता है। तो जब कीचड़ में चलेंगे ना तो जूते नहीं फंसते, ये फंस जाएगी, क्योंकि इसके पास में एरिया कम है। तो क्योंकि एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, तो प्रेशर इस पर ज्यादा लगता है, और यहां पे हम क्या कहेंगे कि इसने एरिया घटाया है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आया समझ? इंक्रीज होगा। भैया आ जाइए अच्छे से एग्जाम दीजिए। सर पिन क्यों चुबा रहे हो? हाँ ये बात सही है, एएसपी ने बात सही बोली है, तुम लोग ज्यादा बकवास कर रहे हो इसलिए मैं पिन चुबाए जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वो कहते नहीं डॉक्टर की सुई, डॉक्टर से लोगों को डर नहीं लगता है, डॉक्टर की सुई से लगता है। तो डॉक्टर के पास में हर कोई व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उससे कहा इंजेक्शन लगेगा, तो इंजेक्शन की वजह से लोग घबराते हैं, नहीं आ रहे हम उसके पास। यही है पिन चुबाना। इतना ऊंचा कौन पहनता है सर जी? भैया इतना ऊंचा कोई पहने ना पहने, ये मेरी आर्ट है ये मेरी जैसी आर्ट है वो आपके सामने दिखाई दे रही है। बस एक आपको नमूना दिखाया है, एक मॉडल बनाकर दिखाया कि ऐसा होता है। लड़कों के जूते होते हैं नॉर्मल, लड़कों के जूते देखो मैंने कितने अच्छे बनाए हैं, लेकिन हाँ ये नहीं बन पाई क्योंकि ये खरीदी नहीं है खरीदी नहीं है तो पता नहीं है कैसी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, कोई व्यक्ति है उसे दूर की वस्तुएं नहीं दिख पा रही हैं, लेकिन पास की वस्तुओं को बहुत अच्छे तरीके से देख लेता है, तो उसको कौन सा नेत्र दोष है इसमें से? दूर दृष्टि है कि रतौंधी है कि निकट दृष्टि दोष है, या यहाँ पे एस्टिग्मेटिज्म है? बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा। सुबीसिस दिल्ली वाली छोरियां पहनती हैं। मेरे लिए तो खरीदो सर। हाँ तुम्हारे लिए खरीद के देंगे आज। मायोपिया है, सी आंसर है, ए आंसर है, मानविंद का आंसर आ चुका है, सुबी का आंसर सी है, गोमती का है निकट, और एएसपी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। बेटा एक चीज याद रखना, जब आपको यहां पर क्या हो, जब हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, एक चीज सुनना इस चीज को, जब हमें दूर की वस्तुएं क्या हो, स्पष्ट दिख जाएं, और पास की वस्तुएं दिखाई ना दें, क्या हो, पास की वस्तुएं दिखाई ना दें,
तो ऐसी स्थिति में यहां पे क्या है, ऐसी स्थिति में यहां पे उल्टा होता है। क्या उल्टा होता है कि जो हमें स्पष्ट दिख रहा है उसी के नाम से जाना जाता है। तो जब हम यहां पे कहेंगे कि हमें दूरदृष्टि दोष है तो वहां पर मतलब हो जाएगा कि आपको पास की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही होंगी। ये बात याद रखना, जब आप यहां पे कहें दूरदृष्टि दोष तो आपको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं बहुत अच्छे से दिखती हैं क्योंकि प्रकाश किरणें रेटिना के पीछे केंद्रित हो जाती हैं। और इसे ठीक करने के लिए किसकी जरूरत होती है, उत्तल लेंस की जरूरत होती है। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है उस पे बात करते हैं। उस कह रहा है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पा रहा। अब उल्टा कर दो, अब इसने क्या किया है, दूर की वस्तुएं धुंधली दिख रही हैं, इसे नहीं दिख रहा है दूर की वस्तुओं को। जब इसे धुंधली दिखेंगी तो क्या होगा, तो यहां पर पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी और जो वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही होती है ये जो है दोष उसी के नाम से जाना जाता है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। और जब हम इसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे और इसे ठीक करने के लिए जरूरत किसकी होगी, तो आप कहेंगे सर इसके लिए ना अवतल लेंस की जरूरत होगी। ठीक है, तो आपके पास में आंसर निकल के आ गया कि हमारे पास में क्या था कि हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। ये कह रहा है स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही हैं, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिख रही हैं। तो हमें जो रोग होगा वो बेटा कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर जो है वो सी आंसर होगा। तो जितनों ने सी आंसर दिया है वो बस सही हो जाएगा। काजल चौहान ए आंसर नहीं होगा, सी आंसर होगा। सी होगा बेटा, अब सी हो गया। ठीक है, तो यहां पर चीजों को समझना। तुम्हें तो दूर की वस्तुएं पता नहीं कहां से दिख जाती हैं, अब मैं तो दूर से ही दिखाई दे रहा हूं, आप जहां जहां से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब आपको यहां पे समझना हो तो बेटा एक ट्रिक काम करती है यहां पे, दूना। कौन सी ट्रिक, दूना काम करती है। दूना का मतलब क्या है, दूरदृष्टि दोष, और यू का मतलब क्या है, उत्तल लेंस। यहां पे जो काम करेगा वो उत्तल लेंस काम करेगा। एन का मतलब क्या है, निकट दृष्टि दोष, और ए का मतलब क्या है, अवतल लेंस की जरूरत। तो अवतल लेंस की जरूरत निकट दृष्टि में होती है और उत्तल लेंस की जरूरत दूर दृष्टि दोष में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12। अब यहां पे हमें क्या दिया है, हमें यहां पे दिया है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है और एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो आवर्धन का मान क्या होगा। ये याद है अच्छे से, अच्छा याद है, ये बता दो आंसर। जो बता देगा वो उसको कहीं ना कहीं मैं आगे चलिए मैं जो भी उसकी परेशानी होगी उसको सॉल्व करूंगा। बस अब नंबर कैसे पता चले, आप लोग इस पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो इसका आंसर देगा उसको कोई परेशानी हो वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। ठीक है, 8266981579 पे। ये याद है, ये याद नहीं, इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, हमारे पास में अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है और वस्तु से एक वस्तु की दूरी दे रखी है। तो मैंने ये बताया है, कल भी बताया था एक प्रकार से, कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, और माइनस का 15 सेंटीमीटर हम इसे ले लेंगे। वस्तु की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी जो दे रखी है वो माइनस में ली जाती है, तो 30 सेंटीमीटर हमें पता है। और हमें यहां पर आंसर देना है कि बी बराबर क्या होगा। आवर्धन का मान यहां पे पता करना है। जब भी आप यहां पे किसकी बात करें, लेंस की बात करेंगे, तो लेंस के लिए आवर्धन हमेशा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का बी अपॉन यू होगा। तो यहां पर आंसर आपका निकालना है एम बराबर माइनस का बी अपॉन यू। और जब एम बराबर माइनस का बी अपॉन यू मैं लगाऊं ना, तो मुझे यहां पे बी पता नहीं है, ठीक है, यू पता है, एम पता नहीं है। जब तीन चीजें दी हों, दो चीज नहीं पता, मैं निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता। मुझे किसकी जरूरत है, सर पहले मुझे बी की जरूरत होगी। और अगर यहां पे बी की जरूरत है तो आप यहां पे क्या बताओगे, तो आप यहां पे लेंस का, यहां पे आप निकालोगे फॉर्मूला अवतल लेंस के लिए, यानी लेंस का फॉर्मूला लगाओगे, आंसर निकालो, क्या आंसर हो जाएगा। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा। बी और डी कंफ्यूजन। गुड आफ्टरनून काजल बहन, पढ़ लो, बात बंद में बाद में कर लेना। हाँ जी चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। सॉल्व मैं रोजाना कराता हूं, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप जो निकालेगा
कल कल के में क्वेश्चन सेम था, सेम क्वेश्चन मैंने आपको कल बताया था। अब आज जो आंसर बता देगा कहीं ना कहीं मैं उसकी चीजों को सॉल्व करने की खुद से कोशिश करूंगा, अगर वो यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करेगा तो। बताइए। मैं को खुद कराता हूँ ना, इसलिए आज आज मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर दे पाओगे कि नहीं दे पाओगे। ओके बाय दी। गीता देवी ने आंसर दे दिया है 1/3। कैसे हैं, चलिए। जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसके लिए, लेंस के लिए, तो लेंस के लिए फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/b। ठीक है। हमें यहाँ पे वैल्यू को रखना है 1/माइनस का 15, u की वैल्यू हमें पता है माइनस का 30, b की वैल्यू हमें पता करनी है। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आप निकाल लोगे, तो 1/b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/15 और प्लस का 1/30। ठीक है। तो यहां पे आप क्या बताओगे कि जो b की वैल्यू है वो क्या, 1/b बराबर क्या हो जाएगा, 30, इसमें एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 3/30, और 3/30 का मतलब हो जाएगा 1/b की वैल्यू माइनस का 1/10। और अगर ये माइनस का 1/10 है तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना, m की वैल्यू में रख दो माइनस का b/u, और यहां पर माइनस का b/ का मतलब है ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा, और यहां पर u की वैल्यू क्या है, माइनस का 30 है, तो माइनस का 30 रखेंगे तो m की वैल्यू आएगी माइनस का 1/3। लो आंसर आ गया आपका माइनस का 1/3, ऑप्शन नंबर डी। आ गया कि नहीं आया? लेकिन कोई करता ही नहीं है, क्वेश्चन को कौन करेगा। बोल रहा है कार्बन का कौन सा गुण उसे इतने अधिक समावयव बनाने में सहायता करता है। आप यहाँ पे जब देखते हैं ना, कार्बन जो है ना बहुत ज्यादा चेन से जुड़ा होता है, कितनी सारी चेन उसके साथ में होती हैं। आप जब पढ़ते हैं कार्बन से C6 C5 C4 C7, या फिर आप देंगे C12। ये C12 का मतलब क्या है, C13 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कार्बन जो है यहाँ पर कितने प्रकार से कितनी श्रेणी बना रहा है। और अगर वो श्रेणी बना रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो यहाँ पर श्रेणी बना रहा है तो वो यहाँ पर अपनी संरचना को यहाँ पर भिन्न भिन्न कर रहा है। जैसे, और अगर वो लंबी श्रृंखला बनाएगा तो लंबी श्रृंखला इसमें से किसकी वजह से बनेगी, तो बेटा याद रखना वो कैटेनेशन की वजह से बनती है। कैटेनेशन क्या होता है, श्रृंखलन होता है। जब ये सहसंयोजक बंध बनाता है तो इस प्रकार से लंबी श्रृंखला देखने को आपको मिलेगी, इस प्रकार से आपको लंबी लंबी श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी, जैसे आप यहां पे देख पाएंगे। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इतना ही पूछा जा रहा है। मैंने किया था, मेरा सही है। मानवीन सिंह का आंसर बी हो गया। गोमती गीता बाबू एच के क्लास में नहीं आए। बेटा गीता देवी, फिर से आप दूसरे की बात कर रहे हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं है, आप दूसरे की बात करते हो, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज सोचो, क्या आप हमारी बातें वहां कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। तो आप भी यही कोशिश कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। निम्न में से क्या ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। बेटा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम का मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है, थंब, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ये तीनों इस तरीके से रखें कि ये 90 डिग्री पर हो जाए। दाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि हमारे ये तीन जो हैं, तीनों चीजें वो 90 डिग्री पर हो। ये भी 90 पे है, ये और ये 90 पे है, ये और ये 90 पे है। तो ये तीनों चीजें क्या हैं, यहां पर 90 पे होंगी। मैंने 12 वाले का बात कर रहा हूं सर। अच्छा मानवीन सिंह 12 का आंसर दिया है। अच्छा बिल्कुल सही है सर, भाई को पूछ रही हूँ, क्लास में है नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं है। यहां पे मैंने क्या बोला कि जब भी हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, दाएं हाथ के नियम की बात करेंगे, तो ये हमेशा 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 यहां पे ये याद कर लेना, रट लेना, समझ लेना कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है ये हमेशा प्रेरित धारा की दिशा को ज्ञात करने की बात करता है। जब भी आपसे धारा की दिशा बात करने की पूछेगा तो वहां पर हमेशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा। यहां पर चालक की गति जो होती है वो अंगूठा है, यहां पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो इंडेक्स फिंगर है, जो धारा की दिशा है वो मध्यमा होती है। तो विद्युत जनरेटर के लिए ये किसके लिए काम करेगा, बेटा याद रखना ये विद्युत जनरेटर के लिए यूज किया जाता है। तो विद्युत जनरेटर के लिए अगर प्रेरित धारा की दिशा निकालनी है तो आप फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करेंगे। फिर सर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या करता है, बेटा फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है ना,
फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है ये यहां पर मोटर पर काम करता है, ये आपका जनरेटर पर काम नहीं करता। ये आपका किस पे काम करता है? ये आपका विद्युत मोटर पर काम करता है। और अगर ये विद्युत मोटर पर काम करेगा तो यहां पर सर हम क्या निकालेंगे? तो याद रखना ये बल की दिशा के लिए यहां पर यूज किया जाता है। तो कितना फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन का पता करना है, ये यहां पर पता किया जाता है। तो दाएं हाथ का नियम धारा की दिशा बताता है, बाएं हाथ का नियम बल की दिशा बताता है। दाएं हाथ का नियम जनरेटर के लिए यूज किया जाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहां पे क्या बताओगे कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या बताएगा? प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कितनों ने यहां पे बी दिया था? मानवेंद्र ने आंसर दिया, गोमती ने आंसर दिया, गीता देवी चुप हो चुकी हैं, एएसपी ने भी आंसर दे दिया है। कोई धोखेबाज नहीं है। ये सभ्यम पे डिपेंड करता है, अच्छा स्वयं पे डिपेंड करता है। ओनली स्टडी फोकस पर दिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 15। निम्न में से किसमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है? बेटा लैंगिक जनन तो आप जानते ही हैं। क्या जानते हैं कि लैंगिक जनन का मतलब होता है कि एक जो होगा मेल पार्ट होगा, एक जो होगा वो फीमेल पार्ट होगा, और मेल और फीमेल मिलेंगे तो वहां पर जाइगोट बनेगा। जैसे ही उनकी सेल मिल जाएंगी तो जाइगोट बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो होता है लैंगिक जनन। अब आप यहां पे बात करें, सर ये तो है पुष्प, ये है पुष्प और ये भी है पुष्प, क्या पुष्प में अलैंगिक जनन होता है? तो बेटा मैं सीधा सीधा आंसर दे दूंगा कि एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, इनके अंदर लैंगिक जनन ही होगा। तो आप यहां पे क्या कहेंगे? सर इसका मतलब है 3 आंसर हमें मिल चुके हैं, इसका मतलब नील हरित शैवाल जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। और इस नील हरित शैवाल को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया का ही नाम है आपका ग्रीन एल्गी, यानी ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर इसे ये कहते हैं तो इसका जनन कैसे होता है? तो आप कहेंगे सर विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन कैसा जनन होता है? सर अलैंगिक जनन होता है। विखंडन का मतलब क्या है कि कोई भी मान लो एक, आपको अगर मैं ये कहूं कि ये कोई एक सेल है और इस सेल के 2 टुकड़े हो जाएं, तो 2 टुकड़े हो गए तो ये यहां पर क्या होगा? ये 2 नए जीव होंगे। तो ये क्या होंगे? ये नए जीव होंगे। और अगर यहाँ पे नए जीव हैं तो इसी को कहा जाता है क्या? इसी को कहा जाता है विखंडन, इसी को कहा जाता है फ्रेगमेंटेशन। यानी 2 पार्ट हो गए तो 2 नए जीव बनेंगे सेम, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मानवेंद्र ने, एएसपी ने, गीता देवी ने, और यहाँ पर आज के बाद मेरा नाम कभी मत लेना। ओके, कौन? जेके प्रयागी। अरे जेके प्रयागी क्या बात हो गई? क्यों ब्लॉक कर दूं मैं? क्वेश्चन का आंसर दो। जेके भैया को दवा दीजिए सर जी, इनको कुछ प्रॉब्लम है लगता है। बेटा क्या बात है ये बता सकते हो? जेके प्रयागी भी, हम कोई दिक्कत है, अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम है तो आप मुझे यहाँ पे बता सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे कि आप यहाँ पे ये बोल रहे हो कि नाम वगैरह की वजह से बात कर रहे हो। तो बेटा आपका नाम जो है निकल जाता होगा तो ऊपर कर सकते हो, आप थोड़ी देर बाद कॉल कर सकते हो, कोई मैसेज डाल सकते हो। क्या है ऐसा? एएसपी एमएलपी भाई प्लीज नाम मत ले। ओके, हुआ क्या है ये तो बता दो। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। यदि धारा वहन करने वाले चालक को चुंबक के बीच में लाया जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या परिवर्तन हो जाता है? ठीक है, यहां पर बोला जा रहा है कि मान लीजिए आपने तार है ना, एक तार, ये मैंने क्या लिया? वायर लिया, और इस वायर में क्या कर दी? करंट प्रोवाइड कर दी। क्या कर दिया मैंने? धारा प्रवाहित कर दी है। हाँ जी कर दी। अगर धारा प्रवाहित कर देंगे तो ये अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। हाँ जी बनाएगा। अब ये कह रहा है ना इसे चुंबक के बीच में रख दो, यानी 2 चुंबक मैंने ले ली, एक का सिरा N है और एक का सिरा S है। यहां पे मैंने क्या कर दिया? इस वायर को रख दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इस वायर को रखा तो ये बात क्या कह रहा है? ये कह रहा है क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या परिवर्तन हो जाएगा? तो बेटा याद रखना कि चुंबक के क्षेत्र के अंदर पर अगर तार रख दिया जाता है, यहां पे बल काम करता है। ठीक है, यदि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता बढ़ाएंगे तो तार पर लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। यदि तार में विद्युत धारा बढ़ा देंगे तो भी बल यहां पे बढ़ जाएगा। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र समाप्त नहीं होगा, और चुंबकीय क्षेत्र समाप्त नहीं होगा, ना ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलने वाली है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि यहां पर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो नहीं बदलने वाली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहां पे 16 का नहीं पता है सर, आप इनसे मना कर दो, फालतू की बात मत करो भैया। किन से मना कर दूं? क्या हुआ? ये तो बता दीजिए आप।
प्लीज पढ़ लीजिए आप लोग, नो बात क्लास में। चलिए कोई बात नहीं, देखो ये चीजें तो चलती हैं। अगर आप यहाँ पे पढ़ने आए ना, तो पढ़ने का मतलब है कि हमारा फोकस केवल स्टडी पे होना चाहिए। तो जब हमारा इस फोकस स्टडी पे होता है तो हमें बाहर की चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने किसी व्यक्ति को, आपने सुना होगा कि ऋषि मुनि पहले के लोग होते थे, वो तपस्या करते थे। और तपस्या का मतलब क्या होता था कि ना तो उन्हें किसी भी तूफान से मतलब है, ना ही किसी टेम्परेचर से मतलब है, ना ही उन्हें इससे मतलब है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है। उनकी तपस्या का मतलब क्या है कि उनका एक गोल होता है, उस गोल की प्राप्ति के लिए वो तब तक तपस्या पे बैठते थे। ये भी हमारी एक तपस्या ही है, जिस पर हम जब बैठते हैं ना तो हमें एग्जाम के लिए देखना होता है। और जब हम एग्जाम की बात करते हैं ना, तो हमारा गोल एग्जाम क्वालिफाई करना है, नौकरी प्राप्त करना है। और अगर आपको इन सब से फर्क पड़ता है तो मुझे लगता है कि आप अपने गोल से पहले से ही भटके हुए। मेरा मानना यह है कि मुझे लगता है, क्योंकि मैं यहाँ आता हूँ, मैं पढ़ाने आता हूँ, और पढ़ाने आता हूं तो मैं अपने गोल की प्राप्ति के लिए पढ़ाता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपका 1 घंटा हो जाएगा, क्लास खत्म हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी वजह से या उसकी वजह से क्लास नहीं ले रहा, कि भाई कल उसने मुझसे ये बोला था, कल उसने मुझसे ये बोला था, आज मैं क्लास नहीं लूंगा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो जब मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक रहा हूं, जब मैं यहाँ पे रोजाना काम कर रहा हूं, तो आप लोग भी किसी के कहने और ना कहने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी पर फर्क रखना चाहिए, आपको अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अपना फोकस बनाए रखना है, और आपको अपने आंसर देने हैं, बाकी का आपकी मर्जी है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। हमसे कह रहा है 8 ओम का एक प्रतिरोध है। हाँ जी, प्रतिरोध है। किस वोल्टेज मान पर 200 जूल ऊर्जा का उत्पादन करेगा अगर समय 1 सेकंड माना जाए तो। यानी आप क्या कहना चाहते हो कि ये कितनी एनर्जी बनाएगा। हमें यहाँ पे अगर 1 सेकंड का एनर्जी नहीं, वोल्टेज बनाएगा, कि अगर ये 200 जूल ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है, तो आप खुद देखो कि दिया क्या गया है। सर यहाँ पे प्रतिरोध दिया है, कितना दिया है, 8 ओम का दिया है, ठीक है। फिर कहना ना वोल्टेज का मान पर 200 जूल ऊर्जा, ऊर्जा यानी इसे W या फिर एनर्जी यानी E से प्रदर्शित कर सकते हैं, वो कितनी है, 200 जूल है, ठीक है, मैंने ये भी मान लिया। फिर कहता ना बेटा समय जो है ना वो 1 सेकंड है, T का मान कितना है, 1 सेकंड है। क्या यहां पर मेरे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है जो यहां पर एनर्जी के रूप में हो, रेजिस्टेंस भी हो, टाइम भी हो, और यहां पे क्या हो, यहां पर वोल्टेज भी हो। तो बेटा याद रखना, मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है W बराबर B² अपॉन R इंटू T। अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप यहाँ पे आंसर कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे। तो W की वैल्यू मुझे दी है, हाँ जी दी है, कितनी है, 200 है। B की वैल्यू क्या है सर, पता करनी है। R की वैल्यू क्या है सर, 8 है। T की वैल्यू कितनी है सर, 1 है। तो B² की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 1600 हो जाएगी। और अगर ये 1600 हो गई तो सर आप B की वैल्यू कितनी बताएंगे, जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो स्क्वायर रूट जब बनाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा सर, ये 40 हो जाएगा, और 40 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितनों का आंसर यहाँ पे है, त्रिषा शर्मा रांची, गोमती सी, गीता देवी, संदीप कुमार हैं यहाँ पर। रांची में कहाँ जा रहती हो बादशाह, धोनी के घर के बगल में। हाँ जी मुझे पता है, आप लेट हो गए हो। ठीक है, वो ऐसा ना, रांची में रहते हो तो भाई धोनी वोनी से मिलना मिलना होता है, तो धोनी से थोड़ा बहुत तो टाइम हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट की परतदार संरचना किस प्रकार की होती है। तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, कि जो ग्रेफाइट है ना, इसकी जो संरचना होती है बेटा, एक चीज याद रखना, कार्बन होता है ना, कार्बन, हाँ जी होता है। कार्बन के अपरूप होते हैं, अपरूप का मतलब यानी बने हुए होते हैं वो कार्बन से, लेकिन इनका स्ट्रक्चर सबका अलग अलग होता है। जैसे सर अगर मैं आपको बताऊं ना, क्या बताओगे बेटा, कार्बन के अपरूप में आप खुद देख लो कि एक आता है हीरा, हीरा है सदा के लिए, और ये हीरा किससे बना होता है सर, ये कार्बन ही से तो बना है, तो इसे कार्बन का अपरूप कहेंगे। सर इसी प्रकार से जो ग्रेफाइट होता है ना, ये ग्रेफाइट भी कैसा होता है, ये भी आपका कार्बन से ही बना होता है। ये पेंसिल जो आप देखते हैं ना, यूज करते थे बचपन में, जो पेंसिल यूज करते थे, इसमें जो बाहर की आगे की जो संरचना होती थी जिससे आप यूज करते थे लिखने के लिए, जिसे आप कहते थे इसकी नोक, सर ये नोक छील रहा हूं मैं,
क्यों कर रहा हूं, इसे पैना कर रहा हूं। वो चिकनी वाली जो सतह होती थी ना, वो ग्रेफाइट की होती थी। किसकी होती थी? वो ग्रेफाइट की बनी होती थी। और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ना, वो परतदार होती है। और परतदार का मतलब है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परत रखी होती हैं। इस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। अब आपसे कहूं कि इसकी आकृति, तो आप यहाँ पे क्या बता रहे हो? 1 2 3 4 5 6, यानी ये षटकोणीय होती है, हेक्सागोनल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। डी राइट नहीं है, डी नहीं है, त्रिशा गलत है, डी नहीं होगा, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर हेक्सागोनल आंसर हो जाएगा। कार्बन के अप्रूप ग्रेफाइट जो है परतदार संरचना के साथ षटकोणीय ज्यामितीय आकृति के साथ में रहता है। ये बात याद रखना, जब भी आप यहाँ पे अप्रूप की बात करेंगे तो ग्रेफाइट षटकोणीय होता है। भाई सामने बना रखा है, आप यहाँ पे फिर भी गलत बता रहे हो। सामने अगर आप इसको गिनते ना तो 1 2 3 4 5 6 6 ना, तो हेक्सागोनल हुआ ना। आज कुछ भी फालतू की कमेंट्स ना करना त्रिशा, पहले हम सी देते। ओके सर, सी सी आंसर, सी आंसर। चार कोणी रहेगा, चार कोणी नहीं है बेटा, छह कोणी है। अब आ गया ना आंसर सी। तो बेटा ध्यान दो, चीजों को समझो क्या कह रहा है। जब इसी वजह से मैंने पहले से ही आपके लिए सामने एक यहाँ पे इमेज रखी थी। आप इमेज देख के भी आंसर नहीं बता रहे हो। कहते ना नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब अकल लगी होती तो यहाँ पर आप कॉपी कर लेते। यानी आपको अगर मैं नकल भी देने की कोशिश करूँ ना, तब भी आपके दिमाग में यही रहेगा सर चार होगा। भाई चार नहीं, छह। आगे आ जाओ। नमस्ते, हाँ जी नमस्ते। त्रिशा शर्मा, कंफ्यूजन किस बात का है गोमती? हाँ तुम्हारी भी सुन रहे हैं भैया, सबकी सुन रहा हूँ मैं। कोई ऐसा है जो यहाँ पे मैंने उसकी सुनी नहीं, वो चला गया। अब यहाँ पे मैं जितने लोग हैं सबकी सुन रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे सुनने ही बैठा हूँ सबकी भाई। क्वेश्चन नंबर आता है 19। यदि किसी व्यक्ति के पैर का द्रव्यमान मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है। चलिए द्रव्यमान क्या होता है सर? एम होता है। कितना है? 0.02 किलोग्राम। मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर कह रहा है उस पर 600 न्यूटन का बल लगा दो। क्या दे रखा है बेटा? फोर्स दे रखा है। कितना? 600 न्यूटन का। फिर कह रहा है त्वरण। अरे भाई इतना इजी क्वेश्चन दे दिया था ग्रुप डी वालों ने। एक्सेलरेशन यहाँ पे निकालना है सर। यहाँ पे फॉर्मूला पता है मुझे, क्या? फोर्स बराबर होता है एम ए, एफ बराबर एम ए। एफ दिया है कितना? 600। एम दिया है 0.02। ए दिया है पता नहीं है, ए तो निकालना है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 600 अपॉन 0.02। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? दो से काटूंगा ये 300 हो जाएगा, दो जीरो और लग जाएंगे, यानी 30,000 आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितनों का 30,000 आया? गोमती कुछ हुआ है क्या? गोमती तुम्हें कुछ हुआ है क्या? कल तो तुम शादी की बात कर रही थी इनसे। गोमती का आंसर है, सुबी का आंसर आ चुका है 3,000। 3,000 आ रहा है, कहां से 3,000 आएगा? दो जीरो लगेंगे यार, दो जीरो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? पॉइंट हटाओगे, दो जीरो बढ़ाओगे। दो जीरो बढ़ाओगे तो दो जीरो, वो एक दो तीन चार जीरो हो गए। चार जीरो को आप 3,000 कैसे कह दोगे? 3,000 को तीन जीरो होंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है अगला। अरे मेरा कोई मूड खराब नहीं, जबरदस्ती मूड खराब है, मूड खराब है, ये कह के मूड खराब कर रहे हो? मेरा कोई मूड खराब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। आंत और आमाशय किस प्रकार की ऊतक से बने होते हैं? आंत और आमाशय जो है कैसे ऊतक से बने होते हैं, ये आपको बताना है। अब आप यहाँ पे कहेंगे सर ये ऊतक हमारे दिमाग से कैसे बताएंगे, हम कैसे बता दें कैसे ऊतक से बने होते हैं, हमने तो देखे ही नहीं है। आप एक चीज सोच लो। क्या सोच लो? कि हम जो खाना खाते हैं ना, हाँ जी खाते हैं, कहाँ जाता है? पेट में जाता है। ठीक है, फिर कहाँ जाता है? आंत में जाता है। मतलब इसको क्या करना है? बढ़ाना है, आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। और आगे बढ़ाने के लिए सर मेरे पास में दो चीजें होनी चाहिए। एक होना चाहिए क्या? संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन, और एक होना चाहिए रिलैक्सेशन यानी शीतलन। अगर संकुचन और शीतलन होगा तभी तो वो चीज आगे बढ़ पाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं अंदर हाथ डाल डाल के पढ़ाऊं कि भैया अंदर जा खाना अंदर जा, ऐसा तो होगा नहीं। हमने खाना खा लिया, अब वो खाना अपने आप मूव कर रहा है, हम थोड़ी ना कुछ कह रहे हैं कि बेटा आगे बढ़, आज मेरा खाना यहाँ है, यहाँ अटका लिया मैंने, ऐसा तो होगा नहीं। अंदर खाना जाएगा, अपने आप ही जाएगा, क्योंकि उनकी मांसपेशियों के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इसकी वजह से वो खाना जो है वो मूव कर पाता है।
अब संकुचन का कार्य अगर हो रहा है तो बेटा संकुचन किस में हो सकता है? तो आप क्या कहेंगे सर, पेशी में हो सकता है। हमारी जो मांसपेशियां है ना, इन मांसपेशियों में होता है। तो मांसपेशियों में अगर संकुचन हो रहा है तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा सर, ये पेशी ऊतक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेशी ऊतक होना चाहिए, जबकि दोनों की जो दीवार होती है वो चिकनी होनी चाहिए। इसके अलावा इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन भी होना चाहिए, जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ पाए। इसी वजह से सी बी आंसर हो जाएगा। कितनों का बी आंसर है? नींद आ रही है, तबीयत खराब है दी। चलो ठीक है, रेस्ट कर लो। गुड आफ्टरनून अनामिका मीणा। अनामिका मीणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर ग्रुप डी का एग्जाम नहीं देने का मन है मेरा। अरे नहीं देने का मन मत करो, अगर एग्जाम है तो कोशिश करो एग्जाम देने की। क्योंकि बेटा बार बार कोई भी चीज अब सामने आ गई है, उसे इग्नोर करने की अपेक्षा में वहां पर जाकर एग्जाम दे लो। एक बात को, कहीं ना कहीं बेटा तबीयत तो बेटा आज भी खराब है, कल भी हो सकती है। कभी कभी तो एग्जाम को देख के तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम छोड़ दें। ठीक है, एग्जाम जरूर देना। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। अपवर्तनांक के नियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहली बात तो सर, अपवर्तनांक क्या होता है? बेटा जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएं, मतलब हवा से कांच में प्रवेश कर जाए, कांच से हवा में प्रवेश कर जाए, हवा से पानी में कर जाए, या पानी से हवा में कर जाए, तो इसका मतलब क्या है? यहां पर प्रकाश अपनी दिशा से कुछ ना कुछ विचलित हो जाएगा। मतलब बताओ सर, ये चीज है, मत बताओ बेटा। एक तरीके से मान लो कि ये क्या है, एक माध्यम है। ठीक है, ये माध्यम वन है, हाँ जी माध्यम वन मान लिया। और ये माध्यम टू है, हाँ जी ये भी मान लिया मीडियम टू है। यहां पे क्या है, एक मैंने ले लिया अविलंब, यानी इन दोनों का क्या है, एक मिडिल पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, ले लिया। फिर अब यहां पर क्या होगा कि प्रकाश की किरणें जो हैं वो यहां पर आएंगी। आई, ठीक है, आ चुकी हैं ये। और जब ये आएंगी तो जब प्रकाश का माध्यम ये वाला कैसा होगा, विरल होगा, और ये वाला क्या होगा, सघन होगा, तो ये क्या करेंगी, ये आपकी झुक जाएगी, ये सीधे नहीं जाएगी। और इस वजह से आप क्या समझ पाएंगे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन की ओर जाती है तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाती है। लेकिन आप खुद देखो, ये तीनों तो एक ही तल में है ना। प्रकाश की जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण जो निकल रही है, और अविलंब जो है वो एक और तीनों है, एक ही तल में है। जो आती हुई किरण है उसे कहा जाता है आपतित। इसे क्या कहा जाएगा, आपतित किरण कहा जाएगा। और जो बाहर निकल रही है उसे यहां पे क्या कहेंगे बेटा, अपवर्तन हो रहा है तो इसे अपवर्तित किरण कहा जाएगा। एक बात समझ में आ गई? और अगर ये हो चुका है तो अब आंसर दीजिए। पहला कहता है आपतित किरण जो कि ये है, अपवर्तित किरण जो कि ये है, और अविलंब जो कि आपका ये वाला पार्ट है। तीनों एक ही तल में, हाँ जी बिल्कुल एक ही तल में है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितनों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया था? देखते ही आंसर दे दिया था। ए फॉर एप्पल गीता देवी, हाँ जी ए फॉर एप्पल। हाँ सर को एक क्लास जीके की क्लास भी करवा दो आप। हेलो सर जी, शाम को एक क्लास जीके की क्लास करवा दो। ठीक है, कोशिश करते जीके की क्लास भी करवा देंगे। और इसके अलावा सुबी यादव का आंसर ए है, गोमती का ए हुई, त्रिषा शर्मा ने भी आंसर दे दिया ए। तो यहाँ पर आंसर क्या हो चुका है बेटा, ए ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बात समझ में आ चुकी कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अगर विरल है, विरल से सघन की ओर जाती है, तो विरल की सघन की ओर जाने पर वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। कहाँ जाती है, अविलंब की ओर जाती है। लेकिन अगर यही प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाएगी तो ये क्या होगा, ये दूर हटेगी। क्यों दूर हटेगी, एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि हम भीड़ वाले इलाके से फ्री हो गए तो हम तेज चलाएंगे। और कहां चलाएंगे, क्या किनारे पे चलाएंगे? नहीं, हम तो बीच में चलाएंगे। यही रीजन है इसकी वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। आपने रदरफोर्ड को तो जानते होगे भाई, पर्सनली तो नहीं जानते लेकिन किताबों में तो पढ़ाई होगा। क्यों? रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया था, उसके बारे में उन्होंने कुछ कथन बताए थे। क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि मैंने ना एक जो है इलेक्ट्रॉन की बात करी थी, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमने का प्रस्ताव इन्होंने दिया था। हाँ जी दिया था। इलेक्ट्रॉन जो हैं, क्या बताया था कि भैया जो आपका ये पार्ट है ना, ये परनाविक है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं इसके क्या करते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये चक्कर लगा रहे होते हैं, ऐसे इन्होंने बताया था। अब वही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में घूमते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो इसके अकॉर्डिंग सही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तर में यानी कक्षाओं में घूमते हैं।
बाकी का आप देखोगे कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। इन्होंने नाभिक के बारे में बताया जरूर था, लेकिन इन्होंने ना प्रोटॉन के बारे में बात करी थी, न्यूट्रॉन के बारे में नहीं बताया था। न्यूट्रॉन के बारे में तो चैवडेक आए थे कि नहीं आए थे? तो इसी वजह से बी ऑप्शन नहीं हुआ। अगर बी ऑप्शन नाभिक या फिर सिर्फ प्रोटॉन की बात करता तो हम बी ऑप्शन को लेके चलते, लेकिन इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मानवेंद्र सिंह भी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। बेटा मानवेंद्र सिंह, यही चीज मैं कह रहा हूं कि अगर आप यहां पे नाभिक की बात करते या फिर सिर्फ प्रोटॉन की बात करते, अगर न्यूट्रॉन इसमें ऐड कर दिया है तो रदरफोर्ड के द्वारा न्यूट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इसलिए आपका बी ऑप्शन नहीं हुआ है, इसलिए ए रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 23। कुछ पदार्थ जब जल में घुलते हैं तो कौन सा आयन छोड़ते हैं? भाई जब कोई पदार्थ ना जल में घुलता है, अब जल में घुलेगा ना तो वो अपने आयन में टूट जाता है, मतलब ये आयन जो है विद्युत आवेशों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं और मुक्त और गतिशील आयन के विलय को विद्युत का सुचालक बना देते हैं। मतलब क्या है सर, सीधा सीधा बताओ। एक सीधा सीधा ये है कि मान लीजिए मैं अम्ल की बात करूं, किसकी बात करूं? मैं अम्ल की बात करूं। ठीक है, अब बोला गया है कि विद्युत का सुचालक अगर आपको बनाना है तो अम्ल के पास में मान लीजिए क्या है, HCl होता है। भाई हाइड्रोजन तो होगा ही, और ये हाइड्रोजन होगा तो ये क्या करेगा, जल में हाइड्रोजन आयन यानी छोड़ेगा। ये क्या कर देगा, H पॉजिटिव आयन को छोड़ना स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही इसको H पॉजिटिव आयन छोड़ता है फिर क्या होगा, तो फिर यहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। यानी यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये करंट को प्रोवाइड कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसलिए यहां पर सर सिंपल सिंपल सीधा सीधा बोलो, हाँ जी सिंपल सा सीधा सा आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, बदतमीज चलो आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। यदि किसी गिलास के ऊपर एक कागज रखा जाए और उस पर सिक्का रख दिया जाए, फिर कागज को झटके से खींच लिया जाए तो सिक्का गिलास में गिर जाता है। आप देखेंगे, आप यहां पे देख पा रहे होगे, पहले तो मैं इसको दिखा दूं, इसको छोड़ो। यहां पे क्या है, एक कागज है, एक कागज पे क्या रख दिया, सिक्का रख दिया, एक गिलास में रख दिया। ठीक है, जैसे ही हम इस सिक्के को, नहीं सिक्के को नहीं, कागज को, जैसे हम कागज को खींचते हैं तो खींचने पर क्या हो जाए, सिक्का कागज के साथ नहीं जाता, सिक्का जाता है नीचे। किसकी वजह से जाता है? तो आप कहेंगे सर हमने न्यूटन का पहला नियम हमने भी पढ़ा है, और न्यूटन का जो पहला नियम है वो किसकी बात करता है? सर वो जड़त्व की बात करता है। हर चीज के पास में अपना जड़त्व होता है, और इसी के कारण क्या होता है, इसी के कारण ये जब वो है, कोई भी चीज है वो अगर रुकी है तो रुके रहना चाहती है, कोई भी चीज अगर चल रही है तो चलते रहना चाहती है, अगर यहां पर जब तक उस पर फोर्स ना लगा जाए। आपने फोर्स किस पे लगाया था, सिक्के पे लगाया था यहाँ पे, या कागज पे लगाया था? सर हमने तो कागज पे लगाया था। तो भाई सिक्के को पता ही नहीं चला, और सिक्के को जब तक पता चला तब तक वो नीचे जा पड़ा। इसीलिए कहते हैं जड़त्व का नियम जो है वो यहां पर आपका काम करेगा, इसी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी सुबह सुबह की अगर मैं बात करूं तो सुबह सुबह क्या होता है, आपको उठने का मन नहीं करता। अब जब आपका उठने का मन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो आप ये सोचोगे कि यार हम पढ़े ही रहें, हम पढ़े हैं, इसी को तो जड़त्व कहते हैं। आपके अंदर जो आलसी है, आलसीपन है ना, इसी को तो जड़त्व कहते हैं। एक प्रकार से ऐसे समझ लो, हम नहीं उठना चाहते जब तक कि हमसे कोई काम की ना कहा जाए, हम नहीं उठना चाहते जब तक कि हमें घर वाले दो चार सुना ना जाएं, हम नहीं उठना चाहते जब तक कि पापा की आंखें आपका फोर्स ना लगा दें, तब तक आप नहीं उठना चाहते, यही जड़त्व है। इसलिए आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर का हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। सही गलत तो होता रहता है, इतना टेंशन क्यों लेना। हाँ सही बात है बेटा, गलती होती रहती है, गलतियों को सुधारने की कोशिश करो, ना कि उस पर रोने की कोशिश करो। गलतियां आप बचपन से लेके अब तक गलतियां ही करते आ रहे हो। कोई ये कहना मैंने सब कुछ सही किया है, सब कुछ सही कोई भी नहीं करता है, हर कोई परफेक्ट भी नहीं होता है। आप अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना है आज तक कि वो भगवान की तरह कहे कि अरे मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है। भगवान ने खुद गलतियां की हैं, भाई भगवान पे भी तो गलतियां होती हैं। भाई अगर मान लो किसी पे गलती हो गई है तो इसका मतलब है कि उसे सुधारो, ना कि उस पर ये कहो कि मुझसे गलती हो गई अब मुझसे क्या करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। भाई बेटर है कि इससे चीजों को सुधारने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भाई जो चीज नेचुरली तरीके से हो जाए। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कि रासायनिक परिवर्तन का मतलब है कि भाई उसके साथ में कोई ना कोई रासायनिक क्रिया हो रही होगी।
आपसे कहूं कि क्या बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आप क्या कहोगे? सर ये तो नॉर्मली टेम्परेचर पे पिघल जाती है, इसका मतलब यहाँ पे भौतिक परिवर्तन होना चाहिए। बिल्कुल सही है, भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना सर भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो आप क्या बताओगे? सर मोमबत्ती का जलना मुझे लगता है कि रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब ये मोमबत्ती जलेगी तो ये अभिक्रिया करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगी, ऊष्मा निकालेगी, प्रकाश बनाएगी और इस प्रकार से ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन सर मोमबत्ती की बात करी जाए, बेटा मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। आप यहां पे चीजों को समझो, मोमबत्ती पिघल रही है भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती जो जल रही है ना, जल कौन रहा है? बत्ती जल रही है, मोम के अंदर जो बत्ती है वो जल रही है और उसकी वजह से हमें ऊष्मा मिल रही है, उसकी वजह से हमें प्रकाश मिल रहा है। इसलिए ये मोमबत्ती जो का जलना जो है वो आपका केमिकल चेंज है। इसलिए तो बर्फ का पिघलना, बर्फ का जमना, पानी का यहाँ पे बॉल होना, ये आपके रासायनिक परिवर्तन में नहीं आते हैं। तो बी सही होगा। नहीं पूछ रहे हैं डी आंसर, बी आंसर, सी आंसर, तो बेटा सी आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा। तो बर्फ क्या आप नॉर्मली भाई अगर ठंड आ गई है धीरे धीरे बेटा झीली जम जाएगी। जैसी ठंड आती है ना, तो डल झील के बारे में नहीं सुना? जल गई कि वहां पे क्या होता है, जम जाती है। तो क्या तुम जमाने जाते हो वहां पे टेम्परेचर देके? क्या वहां पे फ्रिज लेने जाते हो उस जगह पे? नहीं, सीधा है, बस सिंपल सा आंसर है। हाँ जी, बत्ती, वो फिल्म आई थी है मेरी मोमबत्ती। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 25 के बाद में अगला। चलिए क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था, 25 क्वेश्चंस हैं बेटा। अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हो तो आपका ग्रुप डी का एग्जाम लगभग 60 से 70% सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके जो स्टूडेंट्स हैं वही लोग जो हैं वो यहाँ पे बताते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब आपके लिए मैं इस क्लास को इसलिए कंटिन्यू रख रहा हूँ कि हमें किस लेवल पर पढ़ाई करनी है, हमें किस लेवल तक जाना है पढ़ाई को लेके, हमें किस सिलेबस को लेके यहाँ पे काम करना है। हम यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन की अपेक्षा में उन क्वेश्चंस को करें जो आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर तो नहीं, यहाँ पे आपको पता है कि एक एप्लीकेशन है हमारी बाईएससी ऐप, तो बाईएससी ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर थ्योरी और कंसेप्ट को भी क्लियर कर लिया जाए, तो बेटा बाईएससी ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर लॉगिन करेंगे। आप चाहते हैं कि सर हमें ना कहीं कहीं पे 2000 का कोर्स मिलता है, तो कहीं पे 4000 का मिलता है, तो कहीं 1000-1200 का कोर्स मिलता है, कोई भी कोर्स खरीदते हैं, और आप ये चाहते हैं कि सर हम पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हम पे पैसा नहीं है, तो आप इस कोचिंग की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं बेटा। मात्र 99 रुपए खर्च करने हैं यहाँ पे, मात्र 99 रुपए के अंदर आपकी तैयारी हम कराने वाले हैं। हम आपसे पैसा नहीं, हम आपके लिए यहाँ पे काम करने वाले हैं। जो भी बच्चा आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जो गरीब है, जो चाहता है कि सर पढ़ना चाहता है, हम कुछ बनना चाहते हैं, तो वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकता है। मात्र 99 का खर्चा जरूर आएगा, लेकिन ये 99 रुपए आपके 1 महीने, 2 महीने या 5 महीने के नहीं है, ये 2 साल की वैलिडिटी के हैं। तो 2 साल तक आपको केवल अगर 99 खर्च करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि इससे सस्ता, इससे बेटर, इससे अच्छा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बेटा यहाँ पर कोर्स कराया भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है, समझाया भी जाता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इससे और अच्छी तरीके से कोशिश करता हूँ मैं कि आपको एप्लीकेशन पे भी पढ़ाया जाए। तो एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करिएगा। कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो कोर्स जरूर खरीदेगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिली जाएगी, और कुछ टाइम बाद आपकी यहाँ पे पीडीएफ क्लासेस जो हैं, जितनी भी पीडीएफ है वो आपको एक जगह पर भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो चाहते हैं पढ़ना तो आप इस एग्जाम को, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। मुझे एग्जाम देने का मन नहीं कर रहा है, तो 11 को एग्जाम है, तबीयत खराब है सर। बेटा तबीयत अगर ज़्यादा खराब है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा इस चीज़ पे, लेकिन अगर आपकी तबीयत नॉर्मल है और आपको लगता है कि मैं 10 या 9 तारीख तक ठीक हो सकता हूँ, 10 तारीख तो 9 ही हो चुकी है, अगर आप कल तक सही हो जाते हैं तो आप कोशिश करना कि आप एग्ज़ाम दे लें, क्योंकि एग्ज़ाम छोड़ना कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है। आपके पास में एक मौका है जिसको भुनाने की कोशिश करो, गंवाने की नहीं। तो अगर भुना सकते हो तो कोशिश करना। बाकी का भाई जब आपका आगे निकल जाएगा एग्ज़ाम, और फिर उसके बाद में बैठ के देखेंगे कि एग्ज़ाम इतना इजी पूछा जा रहा था, हम एग्ज़ाम देने गए नहीं, और वहाँ पर कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा। मैं नहीं चाहता कि रिग्रेशन हो, ठीक है? बाकी का आप बस ये कोशिश करना कि मैं सही हो जाऊं कल तक शाम तक।
चलिए ठीक है, हो गया आपका, बस ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं इसी टाइम पे। और हाँ, ये क्लास आपकी रोजाना 12 बजे चल रही है, तो आप 12 बजे मेरे साथ में जरूर जुड़िएगा। और आप अगर जुड़ते हैं तो आपका कहीं ना कहीं साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं गारंटी 100% की तो नहीं लूंगा, क्योंकि 100% बोलने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक फेक जानकारी प्रोवाइड करना। लेकिन मैं आपको 70 से 80% से ऊपर जाने की जरूर कहूंगा कि 70 से 80% अगर आपको पढ़ना है और आपको चाहते हैं कि इस क्लास से मिल सकता है, तो आपको इस क्लास से जरूर मिलेगा 70 से 80%। जितनी भी मैंने क्लासेस कराई हैं, हर क्लास से आपको कहीं ना कहीं लगभग 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। तो बेटा अगर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपने क्लासेस पढ़ी हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे वो पढ़े हैं, अगर आपने फिजिक्स की क्लासेस ली हैं, आपके ने अगर बायो की क्लासेस ली हैं, तो आपका एग्जाम यहां पे 25 में से 22 से 23 नंबर तक की मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपके जरूर आए। बाकी का भाई, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने समझाया उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल भी किया है, उसके उसके साथ साथ आपने वहां पे एग्जाम में प्रैक्टिस भी की है, तो आप 25 में से 25 लाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।